WBC इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स है, कहते तो है हम इसको कि ये व्हाइट ब्लड सेल है, बट व्हाइट दिखता नहीं है, ये कलरलेस होता है, क्योंकि इस बेचारे के पास है ही नहीं, हीमोग्लोबिन तो आरबीसी ले गया, तो ये खुद कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की खासियत क्या है, तो कैसा है, ये कलरलेस है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। नहीं होता, इसकी वजह से ये खुद ही कलरलेस हो गया। बोला जाता है कि इसका कॉमन नेम या साधारण नाम अगर यहीं से देखिए ना, तो क्या है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाइट ब्लड सेल, ये हो गया ल्यूकोसाइट। देन आगे जब हम बढ़ते हैं तो हाँ, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस कैरी करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे आरबीसी पढ़ते पढ़ते बोले अच्छा इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होगा, तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, लेकिन वो मिलियंस में था कहाँ, ठीक है, तो ये क्या है, 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, इतना 6000 से 8000 ही होता है। ल्यूकोसाइट जो है ना, इसका लाइफ स्पैन उतना ज्यादा नहीं है। जैसे आपने नोटिस करा होगा ना कि जब ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो या कोई ऐसी बीमारी हो किसी को ना, जिसके केस में उसको इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, क्यों, क्योंकि अभी इसी में आगे जाके आप बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी पढ़ेंगे, जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो वो जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है वो इसी के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर किसी को वैसा इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली 4 दिन पे, 5 दिन पे, 7 दिन पे उस पेशेंट को बार बार ब्लड टेस्ट देना पड़ता है, ये चेक कराने के लिए कि उसकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है, तो नंबर इसका 6000 से 8000 हो गया। तो ये जो है शॉर्ट लिव्ड होते हैं ल्यूकोसाइट्स, शॉर्ट लिव्ड। देन अब आते हैं हम, जो मेन कैटेगरी है आपके पास, इसके लिए मैं एक क्लासिफिकेशन आपको शो करती हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके पास दो मेन क्लासिफिकेशन है, एक को हम लोग ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए बस ये बेसिक सा है। अगर आपसे एग्जाम में डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो बस इसी से बना के आना और कुछ नहीं करना। अब मैं लेक्चर लिखती हूँ उसकी बजाय ये एक जो है ना, ये 50 लाइन के बराबर, 50 लाइन्स के इक्विवेलेंट है। कैसे कैसे सोचेंगे, समझना है बहुत ध्यान से। ये डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन है, क्या है ये, डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन है। अब
WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल। तो ये दो तरह के होते हैं। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इसमें देखिए ये ना ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये देखिए सब में ना आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब कोई डॉट 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 ऐसे प्रेजेंट है। तो यस। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है ना, तो ये इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल जो है ऐसे ग्रैनुलर अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। और ये देखिए बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, इसको हम लोग मतलब नॉट होता है, जैसे अबायोटिक, जो बायोटिक नहीं है तो उसको हम अबायोटिक कहेंगे, ठीक है। तो एक है ग्रेनुलोसाइट और एक है अग्रेनुलोसाइट। मुझे स्टेटमेंट लिखना था, बट स्टेटमेंट लिखने का जो हार्डवर्क है वो आपका बच जाएगा एग्जाम में। अगर इसका क्लासिक, तो आप जैसे देखिए किसी बच्चे को लिखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स आर कैटेगराइज्ड एज, पहले इस्नोफिल, फिर बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, ठीक है। ऐसे ही सीरीज में लिखा जाता है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई इवोल्यूशन की सीरीज तो है नहीं कि ऐसी अरेंज करना, ठीक है। फिर अग्रेनुलोसाइट के बारे में बात करते हैं, तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये तो आपके इम्यूनिटी की जान है। ये लिम्फोसाइट खत्म, स्टोरी ओवर। लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट, जो आप कोरोना के टाइम में एंटीबॉडी 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 पढ़ रहे थे ना, कॉपी में बिल्कुल हाईलाइट करके नोट कर लेंगे, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। आपको इसमें से कोई सा भी चार ऑप्शन देके नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ सेल, या विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को ही बनाने का पावर है और कोई नहीं बना सकता। अब टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का रिजेक्शन जानता है, मतलब पहचान जानता है। ये बोलने का ये मतलब है कि अगर आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल गया तो आप देखते हैं कि तुरंत आपको छींक आती है, ठीक है। कौन रिजेक्ट करता है उसको, टी लिम्फोसाइट रिजेक्ट करता है। ये साफ बोलेगा कि तुम मेरी बॉडी के नहीं हो, बाहर जाओ यहाँ से। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, आपकी किताब में लिखा है साफ साफ, हम लोग करेंगे बात उस पर भी, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है तो बढ़िया ही समझ आ जाएगा आपको। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, किसी की बॉडी में किसी का किडनी लगा हुआ है, किसी ने आई ट्रांसप्लांट किया, उसको क्या करना पड़ेगा? फिर उसको पूरी लाइफ, जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खाना पड़ता है। ये बात मैंने आपको कब सिखाया था? ये बात मैंने आपको तब भी पढ़ाई थी जब मैं आपको फंजाई पढ़ा रही थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो फंजाई में जब आप लास्ट कैटेगरी देख रहे थे ड्यूटेरोमाइसिट्स, तो वहां मैंने आपको सिखाया था कि जो ड्यूटेरोमाइसिट्स है ये किस चीज में इन्वॉल्व है। ये क्या करता है, कैरी करता है ट्राइकोडर्मा को, और उसी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का इस्तेमाल करके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाया जाता है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल होगा, फिर तो बेचारे को बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस तो होगा ही, फिर उसको पूरी जिंदगी खुद को बचा के सेफ रखना पड़ता है। बाहर का जूस पानी सब बंद होता है उनको, जिनके अंदर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, ठीक है। कोई आपके नोन में हो तो आप पता कर लीजिएगा, काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और जितना वो ज़्यादा बच के रहते हैं उतना ही उनका लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। लेकिन हाँ, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो है वो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। नहीं खाए तो जो ये टी लिम्फोसाइट है ना, ये रिजेक्ट कर देगा उसको, और इसके रिजेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इस चार्ट में कोई दिक्कत किसी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। एज मैम इट इज कॉपी लिम्फोसाइट में। थोड़ा सा एक बार समझा देंगे? देखिए लिम्फोसाइट जो है ना, ये लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में दो तरह के होते हैं। एक में पहले एंटीबॉडी निकालते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। कोरोना के टाइम में जब न्यूज चैनल्स वगैरह में एंटीबॉडी का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो नजर आया होगा आपको, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसे हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ये पता है क्या, ये एंटीबॉडी है, ये वाई शेप्ड वाला। ये ऊपर जो रंग बिरंगे एंटीजेंस बने हैं ना, ये तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट है। आप बाहर गए घूमने के लिए,
पता चला कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी चला गया आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर, तुरंत ये एंटीबॉडी धक्के मार के बाहर करेगा इसको। तो ये जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी आपको दिख रहा है ना, ये एंटीबॉडी बनाता है बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट बनाता है। और टी लिम्फोसाइट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, मैं वन लाइन सब में डाल दे रही हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यस मैम। हो गया? चलिए, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, तो एज इट इज वैसे तो आप लोग लिखते ही साथ के साथ। तो सबसे पहला यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जो ये सब के सब आपके पास प्रेजेंट हैं, उसमें ये न्यूट्रोफिल्स क्या है, क्या रोल प्ले करता है, करेगा क्या ये? तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सब में, ये 60 से 65% होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए शॉर्टकट में मोस्ट एबंडेंट। लेकिन अब मोस्ट एबंडेंट बोलने का मतलब नहीं है कि ब्लड में ही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मोस्ट एबंडेंट ऑफ द टोटल WBC, ऑफ द टोटल WBC, बस यही बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कि RBC से ही ज़्यादा कर देना है इसको, ये है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है तो परसेंटेज लिखना पड़ेगा आपको, यही कर दो। ठीक, 60 to 65%, 60 to परसेंटेज याद होना ज़रूरी है, इसमें कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है। 60 to 65% होता है। अब आपको कंफ्यूज किया जाएगा 70 to 75, 80 to 85, 100%, 25%, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये याद होना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है तो ये 60 to 65% है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसोफिल के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसोफिल बेचारा सबसे कम है। ठीक है, रोल तो सबका है, कम है लेकिन रोल सबका है। यहाँ पे बेसोफिल क्या है? सबसे कम है, तो लीस्ट मतलब सबसे कम होता है। ठीक है, अब लीस्ट है भाई, तो कितना है ये बेचारा मात्र 0.5 to 1% है, ये 1%। ये हो गया आपका। तो सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल है। सबसे कम कौन है? बेसोफिल है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों मिलके, देखिए देख लीजिए पहले चार्ट में क्या बोल रही है। ये रहा आपका न्यूट्रोफिल और ये रहा आपका मोनोसाइट। ये तो 12th क्लास में भी हाईलाइट करके बिल्कुल दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ठीक है, ये मोनोसाइट, ये सारी चीजें ना आपको बाय बर्थ गिफ्टेड मिला हुआ है, जो कि आपकी बॉडी में गॉड ने दिया ही इसलिए था कि ये बाहरी किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट हो, कोई भी ऐसी चीज हो, उससे बच सके। देखिए ना कि सब कुछ क्या है, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, मतलब समझते हैं क्या होता है? फैगोसाइटोसिस कई जगह पे बायो में टर्म इस्तेमाल होता है। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई भी चीज ऐसी है जिसको आप ऐसे ना इनगल्फ करके किल कराना चाहते हैं बस, तो वहां पे हम फैगोसाइटोसिस टर्म का यूज करते हैं। फिर क्या है? फाइट्स अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो कौन कर रहा है? तो इस्नोफिल कर रहा है। किसी का इस्नोफिलिया बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, तो उसका हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर ये क्या करेगा? एलर्जी हो गई, एलर्जिक रिएक्शन, आपको तुरंत तुरंत छींक आने लगी, कौन कर रहा है? ये बेसोफिल कर रहा है। अभी भी मैंने आपको लिम्फोसाइट पढ़ाया, लिम्फोसाइट के ये जो, और एक तीसरा टाइप जो नेचुरल किलर सेल हम लोग बोलते हैं, जो एडिशनल घूमता है, ये भी माइक्रोब्स को पकड़ पकड़ के किल ही करने का काम करेगा। मोनोसाइट तो एक्सक्लूसिव जाना जाता है फाइट करने के लिए, सबका रोल मिलता जुलता तो है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि ये सब के सब मिलके, तो बोलते हैं ना कि किसी की बॉडी का जब WBC ध्वस्त होता है ना, तो उसकी लाइफ भी ध्वस्त हो जाती है। रीजन ये है कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर किसी पर्सन को सर्वाइव करना है तो उसको क्या रखना पड़ता है? ये जो सारे के सारे WBC में उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला? न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट, ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये क्या करेगा? फैगोसाइटिक है ये, मतलब कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जैसे एंटर हुआ नहीं बॉडी के अंदर कि ये दोनों मिलके उससे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो टोटल ब्लड में, अभी तो हमने WBC के अंदर बात करी थी ना, WBC के अंदर हमने बात किया तो हमने बोल दिया कि न्यूट्रोफिल जो है 60 से 65% है।
लेकिन ओवरऑल जब देखा जाए न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को मिला के, तो ये 6 से 8% कैरी करता है। और इसका नेचर कैसा है, ये फैगोसाइटिक है। तो एक ही लाइन इसमें लिखेंगे बस आगे। देन है आपके पास थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे, ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए और अच्छा, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स, ये क्या करेगा, ये मिलके इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी फॉरेन एजेंट है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उससे ये फाइट करने का काम करेगा, डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले कोशिश करता है, या फिर आपकी बॉडी वहां पे डिफीट हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं बेसोफिल पे। अभी अभी मैंने आपको एक एलर्जिक रिएक्शन बेसोफिल, अभी ना प्रिंट कर लीजिए दिमाग में, मैं स्टोरी सुना देती हूँ, उसके बाद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। हम लोग बेसोफिल के बारे में बात कर रहे हैं, स्टोरी क्या है सो सुनिए। मान लीजिए दिवाली के टाइम में या फिर अभी ऐसे नॉर्मल कभी भी आपने क्या किया, सफाई करना स्टार्ट किया। तो झाड़ू तो सबके घर में रोज ही लगता है, डेली लगता है, लेकिन जब आप किसी ऐसे कोने की सफाई करें ना जहाँ पे बहुत दिन से, 6 महीने से, साल भर से सफाई नहीं हुई है, या सिर्फ दिवाली टाइम आप वहाँ पे सफाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेसोफिल जो है ना, ये क्या करता है, ये केमिकल सिक्रीट करता है। ये जो केमिकल सिक्रीट करता है उसमें से एक का नाम है हिस्टामिन और दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। दूसरे का नाम क्या है, सेरोटोनिन। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सिक्रीट करता है तो हम क्या करें। तो जब ये सिक्रीट करेगा ना, तो सिक्रीट करने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जंप करना स्टार्ट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको तुरंत छींक आने लगेगी, स्नीजिंग होने लगेगा, वाटरी आई हो जाएगा, रनी नोज हो जाएगा, ये सब सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हिपैरिन भी सिक्रीट करता है, हिपैरिन भी ये सिक्रीट करना है। ये हमेशा के लिए याद रखना है, जिंदगी भर के लिए। सब कट टू कट नीट का क्वेश्चन है। मैं देखिए एक ड्रग दिखाती हूँ आपको, ड्रग मतलब मेडिसिन। ये देखिए एक, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने खाया भी होगा, नहीं खाया है तो आगे के लिए काम आएगा आपके। देखिए एक ऐसा, हाँ इसमें इसका सिम्टम ही नहीं लिखा हुआ, एक मैंने यहाँ पे ना ये लगाया, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एलर्जी के लिए मेडिसिन है। अब एलर्जी के लिए मेडिसिन है तो मैं ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, उसको देखिए क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, ये जो है यहाँ क्या लिखा है, देखिए एंटी हिस्टामिन है लिखा हुआ, है ना। यस मैम। इसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में हिस्टामिन कुछ गड़बड़ कर रहा था, तभी आप एंटी मतलब अगेंस्ट हिस्टामिन वाला ड्रग यूज कर रहे हैं। साफ साफ ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडोर और आउटडोर 24 आवर एलर्जी रिलीफ, ठीक है। स्नीजिंग है, रनी नोज है, बेचारे ने सिम्टम भी लिख दिया यहाँ पे, इची वाटरी आईज है, इची नोज और थ्रोट है। सही में मतलब इचिंग सा आपको थ्रोट में फील होता है, नहीं फील होता है ना। तो कोई बोलेगा गर्म पानी पियो, ये कितना भी कर लीजिए आप, कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लीजिए, जब तक एंटी हिस्टामिन ड्रग जैसे सेट्रिजिन आप खाते हैं, क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है। यहाँ भी देखिए लिखा है एंटी हिस्टामिन। तो फ्यूचर में कभी वैसा हो तो ये एलेग्रा, नाम ही एलेग्रा है इसका, एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। नाम भी आसान से आपको याद भी हो गया होगा, और एक मेडिसिन भी सीखी आपने आज की क्लास में, है ना। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे बचने के लिए। तो ये सब कर कौन रहा था, तो ये सिक्रीशन करने का काम जो है ये बेसोफिल कर रहा है। कौन कर रहा है, बेसोफिल कर रहा है। अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया बिल्कुल, अब तो कोई डाउट नहीं, अब ठीक है। यस मैम। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, इससे अच्छा लिख सकते हैं आप लोग, जो है ना ये सारा आप एक्सप्लेनेशन जानते ही हैं। तो अब हम लोग बेसोफिल जब लिख ही चुके हैं, तो
इसमें की बात करें। देखिए है तो ये 2 से 3% ही, 2 to 3% कम नहीं होता है, लेकिन 2 to 3% होने का ये मतलब नहीं है कि चलो भाई ठीक नहीं भी हो गए तुम तो हम काम चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी क्या है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में रेसिस्ट करता है, ठीक है, रेसिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और ये भी एसोसिएटेड है किसके साथ, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ, एसोसिएटेड एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन हो गई। ये इस्नोफिल का, हाँ, इस्नोफिलिया का काउंट अगर कम हो जाए, आप ब्लड टेस्ट कराइए, आप देखेंगे अच्छा एक बार कोल्ड हुआ, फिर कोल्ड हुआ, फिर 10 दिन के बाद हो गया। तो कोल्ड होने का सिंपल सा मतलब तो यही है ना, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, मतलब उस वक्त आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जो आपको परेशान कर रहा है। तो परेशान तो इसलिए कर रहा होगा ना कि इसमें से कहीं ना कहीं कुछ कम होगा। तो आप देखेंगे कि इस्नोफिलिया का काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो आप बार बार उसकी चपेट में आएंगे, बार बार आपको प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। तो ये आपके क्या थे, ये सारे सेल थे। अब जो बी टी लिम्फोसाइट आप मुझे आप क्लियर करने को बोल रहे थे, वो आपका और आगे जाके भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं लिम्फोसाइट के जो टाइप है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये क्लियर है, क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। आगे देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये दिखाया था, क्या है ये, एंटीबॉडी लिखा है ये नीचे में, एंटीबॉडी, ठीक है। पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटीबॉडी। वो जानबूझकर नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है चेक करने के लिए कि बच्चे ने जब पढ़ाई करी थी तो उसने अटेंशन दिया था या नहीं दिया था। ए शेप तो एफ शेप, वाई शेप स्ट्रक्चर है इसका, जैसे कैसे एबीसीडी में वाई लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 मेजर टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। मतलब ये काम है तो है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको बदल नहीं सकते, हम इसके साथ कोई फेरबदल नहीं कर सकते। जिंदगी भर के लिए आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे ये बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, तो आपको यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, ये मैं टाइप करने के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कैपिटल बी होता है, स्मॉल बी से नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, तो बी लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूसेस, तो जो आपको बार बार किताबों में लिखा रहता है ना कि प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, ये खुद घूम के कुछ बनाएगा तभी तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए करता है क्योंकि ये खुद ही एंटीबॉडी बनाता है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, ठीक है। so responsible for so responsible for providing इम्यूनिटी। अब ठीक हो गया, या इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी, जो लिखना लिखिए, एक ही मतलब है सबका, ठीक है। ये इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये हो गया बी लिम्फोसाइट का काम। फिर सवाल ये उठता है टी लिम्फोसाइट क्या करेगा। तो टी लिम्फोसाइट जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ्ट। ग्राफ्ट पता है किसको बोला जाता है, GRAFT। ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलने का मतलब ये है, इसमें कैपिटल टी लिखते हैं और लिम्फोसाइट तो जैसे वैसे लिखते हैं, लिम्फोसाइट। ये बैठा है आपकी बॉडी में रिकॉग्निशन करने के लिए, रिकॉग्नाइजेस बिटवीन, रिकॉग्नाइजेस
between सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये देखिए सेम एग्जैक्टली डिट्टो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ क्वेश्चन है। विच लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्यों लिखे जब बच्चे से यही चेक करना चाहता है कि उसको आता है या नहीं आता है, सिर्फ यही लिख रहा है। साइट मतलब ही सब तो सेल ही पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो वहां पे आपको किसका नाम लिखना है, लिम्फोसाइट का। फिर मैंने आपको एक और टर्म बोला अभी आपको यहाँ पे, टी लिम्फोसाइट, T lymphocytes are responsible for graft rejection, are responsible for graft, GRAFT, graft हर वो पार्ट जो कि बॉडी में किसी दूसरे ह्यूमन से इम्प्लांट किया गया है, ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट तो नहीं ट्रांसप्लांट किया गया, ठीक है, तो उसको ग्राफ्ट कहते हैं। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। तो कौन का, ये भी पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करेगा, तो टी लिम्फोसाइट करेगा। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें।